नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल कोर कॉन्सेप्ट हब में। ये हमारा चल रहा केमिकल काइनेटिक्स, जिसके हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं और लास्ट वाले लेक्चर में हमने बातें की थी आपसे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के कुछ क्वेश्चंस की बातें करी थी और हमने बातें की थी एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या थी? जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उस रिएक्शन को कहते हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हमने बातें कर ली थी। तो हमारे यहाँ जो बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से, वो जनरल से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ तो उस कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है 2024 में पूछा गया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। कभी कभी क्या होता है वो रिएक्शन दे देता है, हमसे पूछ लेता है कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है कि एलिमेंट्री का एग्जांपल है, और ज्यादा चर्चा हमसे बोर्ड में करता नहीं है। अब उसी टर्म को जो हमने पढ़ लिया है अब तक, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और अब हम जो कंटिन्यू करेंगे, जो हम बात करेंगे, अरे वो हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमारे जो सिलेबस में है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल हमें जीरो और फर्स्ट ही पढ़ना है। तो पहले चर्चाएं कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको समझने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है। हम जानते हैं और जानते हुए आए भी है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां ए की पावर 0, और ए की पावर 0 कैसे? ए की पावर 0 कैसे, पहले तो ये बता दो। अरे मैंने आपसे कहा है ना, अरे मैंने आपसे कहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यानी कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? 0। अब बेटा के कहां से आ गया? जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, इसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 0। ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं किसी की पावर अगर 0 होगी तो पूरा का पूरा टर्म 1 हो जाता है। तो रेट इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा? के। अगर हमें डिफाइन करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या, क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम सिंपली कह देंगे सर ऐसी रिएक्शन जिसका रेट, ऐसी रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की 0 पावर पे। देखिए ये बातें सिर्फ कहने के लिए है, ये बात सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि और अगर किसी की पावर 0 होगी वो 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात सिर्फ कहने के लिए है। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की 0 पावर पे, उसी को कह देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और किसी की पावर 0 होगी वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हमें कुछ एग्जांपल ध्यान रखने, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे एग्जांपल ध्यान रखने, पता नहीं कहां से कौन सा एग्जांपल आ जाएगा। तो एक तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, H2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। बड़ा ये होता है एच न्यू, इसको कहते हैं सनलाइट। सनलाइट, ये जो पीछे जो वी लग रहा है ना, ये है न्यू, ये है न्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो H2 प्लस Cl2 मिलकर HCl बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या बेटा? H2 रिएक्टेंट है, Cl2 रिएक्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। इसकी पावर 0, इसकी पावर 0। ये 0 कहां से आ गया? अरे ये जो पावर होती है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये वैल्यू हमने अपनी मर्जी से नहीं रखी है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। तो रेट इक्वल्स टू, जब भी ये आएगा इसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, S2 की पावर 0, Cl2 पावर 0। तो जीरो ऑर्डर का एक तो ये एग्जांपल ध्यान रखिए, एक ये एग्जांपल ध्यान रखिए, और दूसरा एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा, दूसरा एग्जांपल ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अमोनिया NH3, ये आपका ब्रेक हो रहा है, ये आपका ब्रेक हो रहा है N2 प्लस 3H2।
ठीक है, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये गैस है, इसके फेज को बता रहा हूं मैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या है। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी 0। सर इसके सामने तो 2 है। अरे ये पावर नहीं बनता, ऑर्डर में ये पावर नहीं बनता, ये पावर किससे आएगा, एक्सपेरिमेंट से। तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा K NH3 की पावर 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है सर, ऐसी रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड करेगा 0 पावर पे, उसको कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की केवल 2 ही एग्जांपल ध्यान रखना, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। कोई तीसरा एग्जांपल बोर्ड के लिए कोई तीसरा एग्जांपल मत पढ़िए, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बाद फिर हम चर्चाएं करेंगे इंटीग्रेटेड रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए वैसे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब हम इंटीग्रेशन रेट पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जनरल थोड़ा सा जान लो, ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे ये आपका y एक्सिस, यहाँ पे आपके y की बात करेंगे, यहाँ पे x की बात करेंगे। और मान लो ये ऐसे करके किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये ऐसे करके किसी फंक्शन का ग्राफ है। अगर मुझे इसका एरिया जानना है, ये मैंने ऐसे करके कोई ग्राफ बना दिया, किसी भी फंक्शन का ऐसे करके ग्राफ बना दिया। अगर मुझे इस फंक्शन के ग्राफ, जो ग्राफ है ना उसका अगर मुझे एरिया जानना है, मान लो मुझे ये एरिया जानना है, मान लो मुझे ये एरिया जानना है, ये भी देखो ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, मुझे छोटे छोटे एरिया जानने हैं। तो यानी ये जो छोटे छोटे एरिया है ना, इनका जो सम होगा, इनको जो ऐड किया जाएगा ना, वो किससे किया जाएगा, वो हम ऐड करते हैं इंटीग्रेशन से। अरे स्लोप, छोटे छोटे स्लोप है उनका एरिया है, उन एरिया को जो हम ऐड करते हैं ना, वो हम ऐड किससे करेंगे, वो हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन से। किससे, इंटीग्रेशन से। और जो इंटीग्रेशन होते हैं, और जो इंटीग्रेशन होते हैं वो दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, दो टाइप के इंटीग्रल पढ़ते हैं, एक तो डेफिनेट पढ़ते हैं और एक डेफिनेट पढ़ते हैं, दूसरे पढ़ते हैं इनडेफिनेट। दो टाइप के इंटीग्रल पढ़ते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि आपको जैसे दे दिया x dx, ऐसे मैंने इंटीग्रेशन दे दिया। भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, स्लोप का एरिया फाइंड कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितना एरिया फाइंड करना है। जैसे मैं आपसे ऐसे कह देता कि x dx, यहां मैंने लिमिट दे दी आपको x1 से x2, यहां से 1 से, तो यहां मैंने आपको बता दिया कि आपको देखो यहां मान लो x की वैल्यू 1 है, मान लो यहां x की वैल्यू 2 है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको इसका एरिया बताना है, आपको ये एरिया बताना है। लेकिन इस वाले में मैंने आपको नहीं बताया किसका एरिया निकालना है। यहां एरिया क्या है, अनडिफाइंड, इनडेफिनेट एरिया निकालना है, और यहां आपको डेफिनेट एरिया निकालना है। ये वाली बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जब मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट पढ़ाऊंगा तो वहां इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट आएगा, फिर आप कहेंगे कांस्टेंट कैसे आ गया। आइए फिर वापस आते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ। इंटीग्रेटेड रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है एट इनिशियल, और इनिशियल मतलब जहां रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां टाइम 0 है, तो जहां रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं होगा, मान लो इसका कंसंट्रेशन है A, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 0। इसका 0 क्यों होगा, अरे टाइम 0 है, रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है आपका 0 एट टी टाइम। ओहो, चाय वाला टाइम नहीं, कुछ टाइम बाद मान लो ये बन गया x, तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा a माइनस एक्स। अरे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट में से ही तो बनेगा, तो ये क्या रह जाएगा आपका a माइनस एक्स।
तो dx ओवर dt क्या है, क्या है? अरे चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट क्या था, रेट क्या था? और रेट था हमारा टाइम के साथ में कंसंट्रेशन में चेंज, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज, यही तो रेट था, यही मैं बात कर रहा हूं। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिया, यहां रिएक्शन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा इसकी पावर जीरो क्यों ले लिया आपने, क्योंकि मैं आपसे जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं इसलिए इसकी पावर मैंने जीरो ले ली। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता तो यहां मैं इसकी पावर लेता वन, तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इक्वल टू, बेटा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा और तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, और हम ये भी तो जानते हैं ना किसी की पावर जीरो होगी वो वन हो जाएगा, तो dx ओवर dt इक्वल टू के, इक्वल टू के, dx ओवर dt इक्वल टू के, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये मान लो आप इक्वेशन नंबर ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने का, तो भैया यहां dx, dx मतलब अरे वन का इंटीग्रेशन कर रहा है, मान लो वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इक्वल टू के, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट थोड़ा बाहर आ जाता है dt, तो यहां इंटीग्रेशन आएगा आपका x, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका आएगा t प्लस सी। अब ये c क्यों आया, c क्यों आया? अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। भाई डेफिनेट वाले में तो हमको पता है कि कितना एरिया निकालना है, मैंने ऐसे बताया था, हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बना दिया और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कर रहे हो x, उसको भी फंक्शन ले लो, x उसके dx का इंटीग्रेशन निकालना है। यहां मैं आपको लिमिट दे रहा हूं वन से टू, वन से टू, मान लो x पर वन कहीं यहां पर है, टू कहीं यहां पर है, तो अब ये पता है ना कि हमें ये एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। जब डेफिनेट एरिया निकालना हो, जब हमें पता हो कितना एरिया निकालना है, कितना एरिया फाइंड करना है, तो कांस्टेंट नहीं आता, तो कांस्टेंट नहीं आता, और यहां पर तो कोई लिमिट ही नहीं है और ये लिमिटलेस है ये, तो क्या आएगा, कांस्टेंट सी आएगा। व्हेन, जब टाइम जीरो, इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां टाइम जीरो है वहां एक्स भी तो जीरो है, बिल्कुल है, और जहां टाइम जीरो प्रोडक्ट भी तो जीरो है ना, थोड़ा टी की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो, यहां पुट कर दो दीज वैल्यू, और दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, एक्स की वैल्यू जीरो, के इंटू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब सी की वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, x बराबर के टी प्लस जीरो, यहां से बेटा k की वैल्यू निकालोगे, और k की वैल्यू निकालोगे तो k की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन टी। अब इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस नहीं है, देखिए ये आ गया हमारा x बराबर के टी आ गया। अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन टी, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये ऐसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे कैसे लिख सकते हो, ओए जो आर नोट होता है ना वो इक्वल होता है ए के, आर नोट जो होता है वो इक्वल होगा ए के। ए क्या है, अरे ए है तुम्हारा इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो आर है वो इक्वल होता है ए माइनस एक्स के। ए माइनस एक्स क्या था, और क्या था ये ए माइनस एक्स, तो हमारे पास रिएक्शन थी जिसमें आर से पी बना था। जब टाइम जीरो था तो मैंने माना था इसका कंसंट्रेशन ए और इसका कंसंट्रेशन जीरो, जब टाइम टी हुआ तो इसका कंसंट्रेशन मान लो x बन गया, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स क्या था, ये था रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग अमाउंट, तो ये क्या है, और ये रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है। तो देखिए जरा,
आर नॉट की वैल्यू, आर नॉट किसके इक्वल है, ए के, और आर इक्वल ए माइनस एक्स के। जरा पुट करना यहाँ पे, जरा पुट कर दो जरा यहाँ पे, के इक्वल टू आर नॉट बराबर है ए के माइनस, और आर बराबर है ए माइनस एक्स के। तो सोल्व करना जरा, करना सॉल्व, ए माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए से कट जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी। ओ इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, बस लिखने का फर्क है। तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट क्या होगा, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट ये होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके क्लास 12th में ना कोई भी डेरिवेशन आपके बोर्ड में नहीं आएगा, कोई भी डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा, आपको ये फाइनल फॉर्मूले पता होना चाहिए। आप क्यों करा रहे हो डेरिवेशन, फिर तुम कहते ना कहां से आ गया ये फॉर्मूला, कैसे आ गया, ठीक है। तो हमें ये फाइनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमने जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट की बात कर ली, तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट क्या है, उसका इंटीग्रेटेड रेट आया है k इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, या फिर उसको लिख दे k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये आया है इंटीग्रेटेड रेट। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ क्या है सर, ऐसा टाइम जहां रिएक्शन हमारी 50% कंप्लीट हो जाए, और जैसे मैंने मान लो मेरे पास रिएक्शन है आर से पी बन रहा है, आर से पी बन रहा है, ये आर और पी किसी के नाम नहीं है, तुम सोचो कि इस आर से वो पी बन गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो मान लो मैंने लिए थे इसके 100 मोल, वाओ, इसके क्या लिए मैंने 100 मोल। अब मैं आपसे बात करूंगा सर, ऐसा टाइम जहां ये आधा रह जाए, जहां इसके जो 100 मोल है ना वो कितने रह जाएं, 50 रह जाएं, ये आधा होके क्या बनाएगा, आधा होके क्या बनाएगा ये, और प्रोडक्ट बनाएगा ना, प्रोडक्ट बनाएगा ना, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यानी दोबारा सुनो कि मान लो मैंने इस रिएक्टेंट के लिए हैं, मैंने 10 मोल लिए हैं, 10 मोल लिए हैं मैंने इस रिएक्टेंट के। ऐसा टाइम जहां पर इस रिएक्टेंट के 10 मोल केवल कितने रह जाएं, 5 रह जाएं, केवल 5 रह जाएं। 5 जाएंगे कहां, और प्रोडक्ट बना लेंगे ना, प्रोडक्ट बना लेंगे ना। तुम क्या देंगे, ऐसा टाइम जहां रिएक्टेंट हमारा आधा कंज्यूम हो जाए, आधा यूज हो जाए, आधा यूज हो जाए, आधा कंज्यूम हो जाए, उसको कह देंगे हाफ लाइफ। और सिंपल सा ऐसे भी तो कह सकते हो कि जहां रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, हाँ बिल्कुल ये भी कह सकते हो, जहां रिएक्शन हमारी 50% कंप्लीट हो जाए, द टाइम एट विच रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, उस टाइम को कह देंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं T/2, ऐसे करके लिख दो, या फिर देखो ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो देखो k बराबर होता है एक्स अपॉन टी। तो मैंने क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए, तो आधा होके क्या बनाएगा, आधा होके क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो t बराबर है T/2 के, और x बराबर है आपके a/2 के। थोड़ा यहां वैल्यू जरा पुट कर दो, k बराबर x अपॉन टी, k इक्वल्स टू x की जगह क्या पुट करना है, a/2, और t को क्या लिख देंगे, T/2, और वैल्यू निकालनी है T/2 की, वैल्यू इसकी निकालनी है रे, तो क्या हो जाएगा T/2 इक्वल्स टू a/2 के। तो देखो T/2 और a, T/2 क्या है, हाफ लाइफ, a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दोनों के दोनों आमने सामने हैं, दोनों के दोनों आमने सामने हैं। जब आमने सामने होते हैं ना, आमने सामने होते तो कह देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब अगर तुम a बढ़ाओगे तो आपका T/2 भी बढ़ जाएगा, अगर a बढ़ाओगे तो T/2 भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है हाफ लाइफ, ऐसा टाइम जहां रिएक्शन हमारी 50% कंप्लीट हो जाती है। तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होगी, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ होगी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है ये बात,
क्लियर है ये बात? इसको लैंग्वेज में भी लिख दो, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the initial concentration of reactant. क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टर है और क्या पहचान है उनकी, क्या प्रॉपर्टी है उनकी? तो पहला है जीरो ऑर्डर का जो रेट होगा ना, जीरो ऑर्डर का जो रेट होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अरे हम जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो रेट इक्वल टू आता है ना के ए की पावर जीरो। जब बेटा किसी की पावर जीरो होगी वो वन हो जाएगा, तो रेट इक्वल किसके हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के। जीरो ऑर्डर में रेट इक्वल होता है के इंटू ए की पावर जीरो। किसी की पावर जब जीरो होगी पूरा टर्म वन हो जाएगा, पूरा टर्म वन हो जाएगा। तो सर ये वन हो जाएगा तो रेट बराबर के हो जाएगा। तो रिएक्शन का रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होती है, तो के की यूनिट हम कैसे निकालते हैं? के इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। वो एन की वैल्यू जीरो है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो 1 माइनस जीरो यानी वन बचेगा क्या? बचेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही तो बोला है हमने। और तीसरा, ये तो अभी एक्सप्लेन किया था कि जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन की। भाई फॉर्मूला आया था हाफ लाइफ इक्वल्स टू ए अपॉन 2k। आमने सामने है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए इंक्रीज करोगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर है। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ की। जीरो ऑर्डर के कुछ ग्राफ बड़े चर्चित हैं, बोर्ड में अक्सर करके ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, तो चर्चाएं करते हैं वो ग्राफ कैसे बनेंगे, कैसे में वो ध्यान रटने नहीं है, ग्राफ सीखने हैं, रटने नहीं है। कुछ ग्राफ की चर्चाएं करते हैं। ग्राफ हमको रटने नहीं है, सीखने हैं। अरे बहुत ग्राफ है, कितना रटोगे? तो सीखने बहुत आसान है ग्राफ बनाना। तो पहले ग्राफ की हम चर्चाएं करते हैं। प्लॉट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि रेट इक्वल्स टू होता है के ए की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो होगी वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो यानी ये वन हो जाएगा तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा के। तो यानी जीरो ऑर्डर का रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहां तो मैं आपसे बात कर लूं इनिशियल कंसंट्रेशन की, और यहां मैं आपसे बात कर लूं रेट की। तो रेट इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे। दूसरा चर्चाएं कर लेते हैं। प्लॉट बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ। तो देखो T/2 इक्वल्स टू होता है A अपॉन 2k। तो बेटा देखो इसको कंपेयर करा लो y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस लाइन से कंपेयर करा लो। देखो ये तो हो गया आपका y, ये तो हो गया y, तो a क्या हो जाएगा? बेटा a हो जाएगा हमारा x। ये क्या हो जाएगा? x। तो ये 1/2k क्या है? अरे मैं इसको कंपेयर करा रहा हूं y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y हो जाएगा तुम्हारा T/2। मुझे भाई y और x के बीच का ग्राफ बनाना है, तो y हो जाएगा T/2 और x हो जाएगा तुम्हारा a, क्योंकि मुझे T/2 और a के बीच का ही तो ग्राफ बनाना है। बिल्कुल। तो m क्या है?
तो m हो जाएगा 1/2k। c क्या है, c क्या है, देखो यहाँ प्लस में 0 है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में 0 है, यानी c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। बेटा y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हमें बनाना है, ग्राफ हमको बनाना है, और c की वैल्यू 0 है। y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हमें बनाना है, c की वैल्यू 0 है। जब c की वैल्यू 0 होगी तो ग्राफ जाएगा हमारा ओरिजिन से, ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। और स्लोप कैसा है, और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव हो, बात ध्यान रखिएगा, जब स्लोप पॉजिटिव हो, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी का मैं ग्राफ बना रहा हूं और स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और जब स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहां पे ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका नीचे से ऊपर जाएगा। ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा। कितना है भाई, कितना है, 1/2, 1/2। ठीक है, ये दो ग्राफ क्लियर है। अरे जब भी ग्राफ तुम्हें बनाना हो तो कंपेयर इससे करवा लो, इससे कंपेयर करवा लो। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्राफ, तीसरा ग्राफ जिसकी हमें चर्चाएं करनी है वो है प्लॉट बिटवीन आर का कंसेंट्रेशन एंड टाइम। ये ग्राफ हमें बनाना है, तो यहां भी रटना नहीं है, सीखना है। तो k इक्वल टू होता है देखो R0 माइनस R अपॉन टी। तो देखो हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस R। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा के टी माइनस R0, के टी माइनस R0। ऐसे होगा, नहीं 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 नहीं, इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखो उसको इधर ले आओ, तो R इक्वल टू हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी, ये इधर आ रहा है, माइनस के टी प्लस R। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करवा लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करवा लो। y और x के बीच का ग्राफ बनाना है, तो यहां देखो y क्या है, y है आपका r का कंसेंट्रेशन, ओके, r का कंसेंट्रेशन। और x क्या है, x हमारा टाइम है यानी t है। तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा y, ये हो गया आपका x, ये हो गया तुम्हारा x। तो m क्या है, माइनस के। तो यानी स्लोप नेगेटिव है। देखो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। अगर स्लोप हमारा नेगेटिव है तो ग्राफ ना ऊपर से नीचे आता है। लेकिन एक और बात, यहां c की वैल्यू भी है, यहां c की वैल्यू भी है, इंटरसेप्ट भी है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ये क्या है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप इक्वल्स टू, कोई m क्या है, m है तुम्हारा माइनस की, स्लोप हो जाएगा माइनस के। तो इनके जो हमें ग्राफ बनाने हो ना, तो जर्नली कंपेयर कर लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहां कुछ बातें ध्यान रखिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। उसके बाद आप ये देखिए, ये देखिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। अगर c की वैल्यू दे रखी है तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो ये 0 ऑर्डर के ग्राफ है, इससे ज्यादा आपको कोई चर्चाएं करनी नहीं है। तो ये हमारा 0 ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे, 0 ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम बातें करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। तो इस लेक्चर में हम केवल यहीं तक चर्चाएं करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट, फर्स्ट ऑर्डर के कैरेक्टर, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, फिर हम चर्चाएं करेंगे 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों की न्यूमेरिकल्स की हम चर्चाएं करेंगे। जितने न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं, वो सारी चर्चाएं होंगी आपसे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए ये क्लास
सिर्फ फर्क इतना है, ये क्लास आपकी बाइट बोर्ड पर है, क्लास मैं जो दे रहा हूं वो बाइट बोर्ड पर है, लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपके बोर्ड के लिए जो ज्ञान दिया जाए ना, एकदम कलर्ड है, जो वो ब्लैक एंड व्हाइट ज्ञान नहीं है, एकदम कलर्ड ज्ञान है। मैं जैसे आपसे कह रहा हूं बस आप वैसे करते चलिए, बस हमारा वीडियो देखते रहिए, कॉपरेट करते रहिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए हमसे।